हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं की क्वेश्चन पेपर की आंसर की लेके आ चुका हूँ, जिसमें आपको संपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपने अपने पेपर में सही किए हैं। बिल्कुल ही सटीक और 100% राइट आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो पेपर काफ़ी इजी आया था, काफ़ी क्वेश्चंस हमने जो बताए थे वही आए थे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय यानी लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने इसका डी ऑप्शन किया था तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धूमकेतु को और किस नाम से जाना जाता है। तो धूमकेतु को जो है घुमंतु खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने अगर घुमंतु खेती किया होगा तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉन एज ऑल्सो झूम खेती। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। तो वेदिका फार्म किससे बनाए जाते हैं। तो वेदिका जो फार्म है वो तीव्र ढाल वाले पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्टीप स्लॉप्ड हिल एरिया। तो हिल्स एरिया में, हिली एरियाज में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से वन आधारित उद्योग कौन सा है, यानी जो वन पर आधारित है। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग ये वन पर आधारित नहीं है, डेयरी ये नहीं है, और चर्म उद्योग ये भी नहीं है। तो इसमें क्या है, लुगदी और कागज़ उद्योग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आपने सी किया होगा तो इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन, विशाल वन भूमियों को साफ़ किया जाता है। तो किसके लिए साफ़ किया जाता है, तो खनन के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए और विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है, फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज अबव, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जीवन के अधिकारों का संबंध किस अनुच्छेद से है, यानी राइट टू लाइफ रिलेटेड विच आर्टिकल। तो इसमें आपने आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 किया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, किस पेशवा ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो पेशवा बाजीराव, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन ए किया था पेशवा बाजीराव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बीकानेर में। अगर आपने ऑप्शन सा किया होगा तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कैमल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बीकानेर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हम इसके सेक्शन बी के पार्ट की सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी में आपको कौन से क्वेश्चन दिए थे। तो सबसे पहले सेक्शन बी में आपको देखिए, नवा क्वेश्चन कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है आपका, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों विनियमित उपयोग के लिए क्या किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, सामान्य तरीका क्या है, भूमि संरक्षण है, यानी क्या हो जाएगा आपका लैंड कंजर्वेशन, इसका राइट आंसर पहले का हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को आने जाने को क्या कहते हैं। तो आना जाना क्या होता है, वो होता है आपका माइग्रेशन, यानी प्रवास। तो अगर आपने प्रवास इसका किया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जो है आपका क्या है, छुआछूत जो है वो क्या है, दंडनीय अपराध है। तो दंडनीय अपराध इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन दिया था, ये है आपका देखिए, खाली जगह किसी स्थान की जनसंख्या व क्षेत्रफल में संबंध बताता है। तो ये जनघनत्व क्या हो जाएगा, इसमें जनघनत्व यानी जो आपका पब्लिक डेंसिटी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित मिलान करना था। देखिए, इसमें आपने मिलान अच्छी तरह से कर दिया होगा। मृदा अपरदन को रोकना क्या होता है, चट्टान के द्वारा होता है।
यानी चट्टान बांध से मृदा अपरदन रोका जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये 2015 में आई थी। और सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान, ये आपको आरक्षण है। और प्रत्येक 10 साल में जनगणना क्या है, संबंधी सूचनाओं के आंकड़ों को जनगणना कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मिलाना था, यानी प्रिवेंट सॉइल एरोशन क्या हो जाएगा आपका, और लास्ट वाले से मिल जाएगा। यानी इसमें आपका देखिए किस तरीके से मिलेगा, ये आपका रॉक डैम्स हो जाएगा, और ये PMKVY इसका आपका ये 2015 हो जाएगा। और तीसरे वाला आपका ये हो जाएगा द पॉपुलेशन वाला आपका सेंसस हो जाएगा, कैंसस हो जाएगा, और ये आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, निम्न कथनों के जांच करके सत्य और असत्य बताइए। तो देखिए जो जन सुविधाओं से संबंधित जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो क्या होती हैं, यानी जन सुविधाओं का संबंध क्या है, मूलभूत सुविधाओं से होता है। तो होता है, इसमें नहीं होगा, तो इसमें ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की जो अवधि है उसके लिए बेरोजगार भत्ता प्रदान करना मुख्यमंत्री संबल योजना के अकॉर्डिंग आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसके बाद फसलों का बीमा करने के लिए किसानों को राहत के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की गई है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद निजी परिवहन साधनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन साधनों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए बेहतर है, यानी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाना चाहिए, निजी का नहीं, यानी प्राइवेट का नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें ये भी सत्य हो जाएगा, यानी पहला फॉल्स है बाकी सब ट्रू हैं, यानी पहला ही फॉल्स है बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रैयतवारी व्यवस्था क्या है। तो रैयतवारी व्यवस्था को आपको समझाना था, तो इसमें आपने क्या लिखा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं रैयतवारी प्रणाली औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। इसे 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। तो ये रैयत वाली व्यवस्था थी। इसके बाद आपको सेक्शन C दिया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के विलय की नीति को आपको समझाना था। तो विलय की नीति को आप किस तरीके से समझा सकते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय की जो नीति थी जिसे व्यापकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी, और जिसके तहत यदि किसी रियासत के शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसकी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया जाता था। यही क्या थी, ईस्ट इंडिया के विलय की नीति थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वुड्स डिस्पैच के बारे में समझाइए, यानी एक्सप्लेन वुड्स डिस्पैच। तो यहाँ पे वुड्स डिस्पैच क्या हो जाएगा आपका, 1854 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक संदेश भेजा था, और इसमें देखिए संदेश भेजा था जिसको क्या है, जिसके तहत यदि किसी रियासत के शासक को, तो ये विलय की नीति है, ये विलय की नीति आपकी हो चुकी है। तो विलय की नीति के अलावा आप क्या है वुड्स, देखिए वुड्स वाला कैसे लिखेंगे, तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा था। चूँकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड के द्वारा भेजा गया था, जारी किया गया था, इसीलिए इसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, नेक्स्ट प्रार्थना समास के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी प्रार्थना समास जो था उनके वर्णन को आपको बताना था कार्यों के। तो उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, तो धार्मिक कट्टरता का, यानी धार्मिक कट्टरता थी उसका विरोध किया था, धार्मिक कट्टरता का विरोध। इसके अलावा जाति प्रथा को ख़त्म किया था, जाति प्रथा को क्या किया था, ख़त्म किया था। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया था, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया था, बाल विवाह को ख़त्म किया था, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को ख़त्म किया था, और आम जनता के बीच बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो इस तरीके से उनकी क्या है कार्यों को उल्लेखित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन को समझाते हुए इसकी न्यूनीकरण, यानी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लगभग सभी क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे लाइव क्लास में और पेपर के माध्यम से। तो देखिए, और अगर आप मैथ की क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैथ का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होने वाला है।
तो देखिए मलबा या ढाल सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन को भूस्खलन कहते हैं और यह भूकंप, बाढ़ तथा ज्वालामुखी के कारण होता है। और इसको रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इसके अलावा भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण की वृद्धि करना चाहिए। और इसके अलावा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाद नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, मानव संसाधन को क्यों महत्वपूर्ण बताया है। तो मानव संसाधन का महत्व आपको बताना था। तो मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि मानव की प्रकृति के अनेक संसाधनों का उपयोग करता है और इसके अलावा लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तो इस तरीके से इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए भारत के नक्शे को बताना था। तो भारत के नक्शे को मैंने आपको आसानी से बताया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको कई क्वेश्चन बताए थे। जैसलमेर मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो है आपका जैसलमेर है, तो जो सबसे बड़ा दिखे उसी को जैसलमेर ठोक देना, तो ये जैसलमेर हो जाएगा। और बांसवाड़ा की मैंने बताया था कि नीचे ही नीचे छोटा सा आपका ये बांसवाड़ा है, तो ये बांसवाड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अजमेर और जयपुर, तो जयपुर क्या है, भरतपुर के पास जयपुर है। देखिए ये आपका धौलपुर है, ये भरतपुर है और ये आपका जयपुर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये देखिए नक्शे में मैं आपको बताता हूँ इसको। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए नक्शे को, देखिए मैंने आपको यहाँ पे मैंने जो भरवाए थे वो ही हैं। देखिए बांसवाड़ा ये रहा और इसके अलावा देखिए जयपुर यहाँ पे ये रहा। देखिए ये जयपुर है आपका, मैंने यहाँ पे बताया था ये धौलपुर है और ये आपका करौली है और ये आपका जयपुर हो जाएगा। और एक था आपका अजमेर, तो अजमेर देखिए जयपुर के पास ही आपका अजमेर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नक्शा भरना था और ये जैसलमेर होगा ही सबसे बड़ा जो है आपका। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपको करना था। तो इसमें स्वामित्व के आधार पर जो है आपको निम्न प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, यानी एक तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, एक निजी क्षेत्र हो जाएगा, एक संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा और एक सहकारी क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका नाम लिख सकते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई 2 पेय पदार्थों का वर्णन करना था। तो पेय पदार्थ क्या होते हैं, देखिए पेय पदार्थ आपके एक तो आपका गन्ना होता है, गन्ना, और एक आपका चाय होती है, कॉफ़ी होती है, चाय कॉफ़ी और गन्ना। तो इनके बारे में एक एक लाइन आपको लिखनी थी, तो आप लिख सकते थे। यानी जो है आपका चाय और कॉफ़ी क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और ये क्या है दुनिया भर में लोकप्रिय भी होती है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता का अधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन आपको करना था। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार को आप लिख सकते हैं जैसे स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से हमें हमें क्या है सभी जगह स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र हम क्या है बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हमें क्या है हर चीज़ की आज़ादी है। और इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता को हम कैसे कह सकते हैं, धार्मिक यानी हमें किसी भी धर्म को अपनाने की और किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। तो इस तरीके से आप इसका वर्णन कर सकते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था भारतीय धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देशों के धर्मनिरपेक्ष से कैसे अलग है। तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो दूसरों से अलग इसलिए है क्योंकि जो भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता वो क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं आपको बतानी थी। जैसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है और इसमें क्या है सभी धर्मों के प्रति स्वतंत्रता होती है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार भी यहाँ पे सुनिश्चित स्वतंत्र रखे जाते हैं और धर्म और राज्य के बीच अलगाव यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसका लिख सकते थे। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है, टेक्सटाइल उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, जिसमें आपने क्या है ये सबसे प्राचीन जो कि सुसंगठित उद्योग होता है और जो कि सबसे पहले आपका द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना देशभक्त सेठ दामोदर दास ब्यावर नगर में की थी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूचना के अधिकार को जनता में अधिकारों के प्रति जागृति कैसे बढ़ी है। यानी जो सूचना का अधिकार है वो क्या है, नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता दिखाने और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए क्या है ये लागू किया गया है। यानी हम क्या है किसी भी क्षेत्र की गतिविधि को हम जान सकते हैं, उनकी सूचनाओं को हम ले सकते हैं। यानी हमें क्या है बिल्कुल अधिकार है, यानी बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी किसी भी बात को छुपा नहीं सकता या उसको बताने से मना नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1922 और से 1929 में घटित घटनाओं का वर्णन करना था। तो कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, जैसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चोरा चोरी घटना हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था, लाहौर कांग्रेस अधिवन हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो कोई 2-3 आपको इसमें लिखनी थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का योगदान आपको बताना था। तो झांसी की रानी क्या है 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और झांसी की रानी की और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिसके लिए क्या है उनको वो क्या है नायिका बन गई थी। जैसे झांसी की रक्षा की थी, स्वयं सेवक की सेना थी और अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, तात्या टोपे का सहयोग किया था और इसके बाद वीरगति को वो 1858 को प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से आपको लिखना था और राष्ट्रीय नायिका भी कहलाई, इसलिए इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना था। तो स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध से लेकर क्रांतिकारी कार्यों तक विविध भूमिकाएं निभाई थीं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और बेगम हसरत महल। तो इन्होंने क्या है संग्राम में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे सक्रिय भागीदारी ली थी, सामाजिक सुधार किए थे और नेतृत्व किया था, सभी का प्रेरणा दी थी सभी को। तो इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत के समय सैनिकों द्वारा की गई लेकिन जल्द ही सैनिक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते थे, तो ये आपने कर दिया होगा। और लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालन में विपक्षी दल की भूमिका। तो विपक्षी दल की भूमिका क्या है, चुनाव हारने वाले दल जो सरकार बनाने में असफल रहते हैं विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं तथा वे सरकार के कामकाज की नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1850 के दशक की शुरुआत में जनहित याचिका। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जनहित याचिका क्या है। तो 1980 के दशक में जनहित याचिका की व्यवस्था की गई थी, जो कि सबको इंसाफ दिलाने के लिए लहजे से महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि अब गरीब लोगों की भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए आ सकते थे। इसका कारण यह है कि इसके तहत न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया गया था, कानून निर्माण में राज्यसभा की भूमिका बतानी थी। तो राज्यसभा की भूमिका आपने यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, कानूनों की गहन समीक्षा करता है और लोकसभा के निर्णयों पर नियंत्रण रखने का मदद भी करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की गई है, तो इसको कैसे स्पष्ट करेंगे। तो भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह है कि भारत में सभी अदालत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में काम करती हैं। इसके अलावा देखिए सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है इस तरीके से, और उसके बाद उच्च न्यायालय होता है और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का योगदान आपको बताना था। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कई योगदान दिए, जैसे ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान मारवाड़ क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, विद्रोहियों का नेतृत्व किया, ब्रिटिश सेना को हराया, स्थानीय समर्थन, अदम्य साहस, आहुआ का युद्ध। तो इस तरीके से आपको टिप्पणी लिखनी थी। ग्राम पंचायत के आय स्रोतों को लिखिए। तो ग्राम पंचायत का आय स्रोत क्या होते हैं। तो जैसे संपत्ति से स्रोत आता है,
किसी की संपत्ति है उसको उसमें क्या है आता है। इसके अलावा भूमि और भवनों पर कर लगाने पर उनको संपत्ति आती है, आय आती है और राज्य सरकार से अनुदान में भी मिलता है और सामान्य संसाधनों जैसे तालाब, चारागाह आदि से भी आय आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था राजस्थान राज्य में स्थापत्य कला का धनी है, यानी राजस्थान क्या है स्थापत्य कला का धनी है। इसको कैसे कर सकते हैं, तो क्या है राजस्थान में भव्य हवेलियाँ पाई जाती हैं, अद्भुत किले पाए जाते हैं, जटिल नक्कीदार मंदिर भी हैं, शुष्क जलवायु है और पत्थर की नक्काशीदार जाली भी हैं। तो इन सभी के कारण क्या है स्थापत्य कला क्या है अनूठी है। इसके बाद देखिए नसीराबाद में विद्रोह का कारण, विद्रोह का वर्णन आपको करना था। तो उसमें क्या है देखिए 28 मई 1857 दोपहर 3 बजे क्या है विद्रोह हुआ था। स्थान नसीराबाद छावनी अजमेर में। और इसमें क्या है कार्य, इसमें इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते थे। तो इनमें क्या है अपने हिसाब से आपने लिख दिया होगा। राजस्थान में ग्राम न्यायालयों का गठन कीजिए। तो ग्राम न्यायालयों का गठन आपको करना था। ग्राम न्यायालय का गठन ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से न्याय दिलाने के लिए किया जाता है और इन न्यायालयों की मदद से ग्रामीण इलाकों के लोगों को सस्ती और तेज़ी से न्याय मिलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन के जल दुर्ग की विशेषताएं बतानी थी। तो गागरोन में क्या है न्याय की, तो यहाँ पे देखिए गागरोन वाला इसमें क्या है विशेषता क्या लिख सकते हैं, जैसे मजबूत संरचना है इसकी और ऐतिहासिक महत्व है इसका और जल दुर्ग भी है इसमें। इसके अलावा उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों ओर से पानी से घिरा है और यह अपनी मजबूती, संरचना, ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे। तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं और मैथ के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।